अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत ने अगले साल का बजट पेश कर दिया, लेकिन इस बजट के हवाले से सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो अहदाफ सेट किए गए हैं वो हासिल भी हो सकेंगे या नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये है कि क्या IMF प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि उनकी खुद बात हुई है MD IMF से और वो पुरुमीद है कि इस माह IMF का प्रोग्राम हो जाएगा, 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा और अगर नहीं भी होता तब भी पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैंने खुद IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आज से 6-7 दिन पहले 1 घंटा उनसे गुफ्तगू की टेलीफोन पर और मैंने उनसे वादा लिया कि अगर आप जुबानी मुझसे वादा कर लें कि आप हमारी तमाम ये शराइत पूरी होने के बाद आप हमें ये लोन मंजूर करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह आपको बजट का भी और दूसरी भी जो भी आपको मालूमात है हम मुहैया करेंगे। हमने तमाम जो भी शराइत थी वो पूरी कर दी। मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। मुआहदे के नतीजे में हमें जो एक साथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी इसमें वो कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो पुरुमीद है, उनकी खुद बात हुई है MD IMF से, तो वो पुरुमीद है कि इस माह IMF का जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब एक तरफ तो पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा है कि IMF का जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कड़ी तनकीद भी कर रहा है IMF की पॉलिसीज़ पर। 2 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में IMF पे तनकीद करते हुए कहा है कि IMF का जो रवैया है पाकिस्तान के साथ वो अनफेयर है। ये भी कहा कि ये जियो पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ, अदरवाइज फरवरी के महीने में ही तमाम जो कंडीशंस थी वो पाकिस्तान मीट कर चुका था। उन्होंने IMF पे साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया है और ये भी कहा कि बार बार IMF अपने गोल पोस्ट तब्दील कर रहा है। This is geopolitics. I can't say much on camera. You know and I know कि हम किधर खड़े हैं। पाकिस्तान का प्रोग्राम फरवरी में इसको should have been over 9th review. This is total unfair treatment to Pakistan. तो बात यह है कि अब पाकिस्तान को आप इस तरह कॉर्नर ना करें कि मैं आपका नहीं कह रहा, मैं उन अदारों की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा ये 3 महीने पहले हो जाता फरवरी में और ये बोर्ड मीटिंग हो चुकी होती, अब 2 महीने ले चुके थे तो ये तो पूरा हो जाता। ये तो ऐसे है कि ऐसे एक कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछाया हुआ है और हमारे लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर उस लाइन पे सोचना शुरू कर देते हैं। ये जियो पॉलिटिक्स है। आई थिंक आई विल ओनली यूज वन वर्ड, आई कांट डायलेट मोर ऑन टेलीविजन ऑन कैमरा। ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है। अगर ये फरवरी में जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग थी, ये दे हैव बीन चेंजिंग गोल पोस्ट। वो बड़ा फेयर लोग सोचते हैं जब कहते हैं कि ये गैर अनरीजनेबल है। व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट ये है वो IMF है। लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का ये मतलब है कि भी अब हमें जरूरत है ना, यू मोबिलाइज द रिसोर्सेज हमारे लिए। मगर डॉक्टर साहब इन्होंने कई कंट्रीज के लिए किया, अर्जेंटीना के लिए किया, इन्होंने बांग्लादेश के लिए किया, हफ्तों में किया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार IMF पे तनकीद कर रहे थे, साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे थे, कह रहे थे बार बार अपना गोल पोस्ट IMF तब्दील कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम पुरुमीद भी हैं कि जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मिल जाएगा। अहम बात यह है कि इसाक डार साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ तब भी पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा और इस हवाले से उन्होंने अब प्लान B का जिक्र करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम बजट के फौरी बाद रीस्ट्रक्चरिंग पे काम करेंगे और जो हमने दूसरे ममालिक से कर्जा लिया है, जो बायलैटरल लोन है उस पर रीस्ट्रक्चरिंग होगी, लेकिन किसी किस्म का राइट ऑफ नहीं होगा, कोई हेयरकट नहीं लिया जाएगा और जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के लोन है वो मुकम्मल तौर पे वापस किए जाएंगे, उनसे किसी किस्म का कंसेशन नहीं लिया जाएगा। मैंने उस वक्त भी चाइना का नाम तो लिया था, सिर्फ बायलैटरल। यस, आई डिड से दैट एंड आई स्टिल आई होल्ड दिस स्टेटमेंट दैट वी शुड एंड वी कैन, ताकि हमारी आइंदे वाले सालों में थोड़ा सा ईज आउट हो जाए। You service the debt, but you don't repay the principal, and that is negotiated, but no haircut, no write-off और no उसमें किसी किस्म की यानी फेवर। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको हम कंसिडर करेंगे बजट के बाद। हमने अपने वर्किंग की हुई है, लेकिन मल्टीलैटरल को हम तकलीफ नहीं देंगे। उनकी जो है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जितने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वी विल मेक द पेमेंट व्हेन दोज बिकम ड्यू। तो इसाक डार साहब कह रहे हैं कि जो रीस्ट्रक्चरिंग का मामला है वो हम शुरू करेंगे। अब मुतादिद ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो समझते हैं कि जो मौजूदा पाकिस्तान के माशी हालात हैं, जो कर्जे हमने वापस करने हैं, उसके लिए रीस्ट्रक्चर लोन को करना ज़रूरी है। लेकिन बाज़ अब आवाज़ें ये भी उठ रही हैं कि रीस्ट्रक्चर की बात करके हमने शायद IMF को, दूसरे ममालिक को और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया है।
इस हवाले से हमारे मेहमान क्या राय रखते हैं, इस पर बात करेंगे। हमें सबसे पहले प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे यूसुफ नज़र साहब, वजीर ख़जाना, साबिक़ वजीर ख़जाना पाकिस्तान। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाशा साहब, आज भी वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस माह 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, जो बजट पेश किया गया है, और क्या इतना वक्त है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी इस माह मुकम्मल हो जाए और बोर्ड का अप्रूवल भी मिल जाए, IMF बोर्ड का अप्रूवल भी मिल जाए और पाकिस्तान को ये रकम मिल जाए? क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम सबकी तो उम्मीद होती है इस बात पर। पिछले कोई 6 महीने से ज़्यादा हम ये सुनते रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 3 चीज़ों का जिक्र किया था IMF ने, क्या वो मुकम्मल हो गए हैं या नहीं? सबसे पहले कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी मार्केट डिटरमिन्ड, दूसरा आपका बजट मुनासिब इन लाइन विद द प्रोग्राम, जो रिफॉर्म वगैरह का एजेंडा है, और तीसरा जो आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स में गैप है वो पूरा हो गया है या नहीं। अब इस पे अब मैं क्या कहूँ आपसे कि बजट पे क्या राय है IMF की। अब यही देखना है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होता है। और इस वक्त कुछ ऐसा लग रहा है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि शायद उनका ख्याल ये है कि प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा 30 तारीख को, और वेदर ये प्रोग्राम के नतीजे में आपको 9th रिव्यू के पैसे मिलेंगे या नहीं, कोई वाज़े तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। डॉक्टर साहब, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये 3 बुनियादी शराइत थी IMF की, एक तो एक्सचेंज रेट हमारा मार्केट बेस्ड हो, दूसरा बजट हमारा इन लाइन विद IMF हो, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है वो पूरा हो जाए। अब इसमें पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, IMF का इस पर मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि हमने तमाम शराइत मुकम्मल कर लिए, लेकिन क्या अगर ये नहीं इस पर इत्तेफाक होता तब भी 9th रिव्यू क्या पाकिस्तान को मिल सकता है? क्योंकि डायरेक्टली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बात की थी MD IMF से और वो उस उम्मीद पे कह रहे हैं कि 9th रिव्यू हो जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हमने अक्टूबर में जो 9th रिव्यू की तमाम शराइत थी वो मुकम्मल कर ली थी। देखिए, हो सकता है अगर IMF अपना एटीट्यूड जो है, हम समझते हैं कि काफ़ी सख्त रहा है, उसकी तो एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, मगर इस हुकूमत ने जनवरी के बाद मेहनत की है, प्रोग्राम के मुख्तलिफ जो एजेंडा थे रिफॉर्म्स के, उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और बातचीत जारी रही है काफ़ी अरसे से। हो सकता है एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट IMF should be sympathetic to countries which are having difficulty. तो हो सकता है कि as a final gesture before the 30th of June ये 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाए, और वाज़े तौर पर इसके आगे कुछ गुंजाइश नहीं है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, 2 दिन पहले इसहाक डार साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में IMF के हवाले से बहुत सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उस वजह से पाकिस्तान को एड नहीं मिल रही है। IMF वैसे तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन उसके जो एक्शंस है वो उसके बरक्स हैं। अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दूसरी कंट्रीज़ में तो उन्होंने फ़ौरन वायदा कर लिया, पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। आपको लगता है ये जो तमाम बातें की हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, या पाकिस्तान की तरफ से ही बर वक्त प्रायर एक्शंस पर अमल दरामद नहीं हुआ इसलिए पाकिस्तान को एड नहीं मिली? देखिए, ये ऐसी बातें हैं जिस पर खुद उन्होंने कहा कि मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने वाज़े तौर पर ये एलिगेशन ज़रूर किया था कि ये कुछ ग्लोबल जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स का मसला बन गया है। देखिए, इस पर मैं क्या कहूँ आपसे, इसलिए कि ये अंदरूनी बातें हैं, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कोई फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है तो उसकी वजह तो ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज आपको लगता है कि जो रिक्वायरमेंट्स थी, प्रायर कंडीशंस पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली थी, और इस बजट को भी आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक ये इन लाइन विद IMF रिक्वायरमेंट IMF प्रोग्राम है या नहीं है? देखिए, इसमें जो एक दो चीज़ें परेशान कुन ज़रूर हैं IMF के लिहाज से, कि आपने जो रेवेन्यूज़ की टारगेटिंग की है, माशाल्लाह बेतहाशा इजाफा, FBR के रेवेन्यूज़ में सिर्फ 28% आपने इजाफा टारगेट किया है, मगर उसको हासिल करने के लिए जो मुनासिब टैक्स रिफॉर्म एजेंडा आपको लाना चाहिए था, सिर्फ आप 200 अरब का ले आए हैं। और अगर आपने जो मुख्तलिफ इंसेंटिव्स बेशुमार सेक्टर्स को दिए हैं, अगर वो नेट आउट कर दें तो शायद कोई ख़ास आपने टैक्स रिफॉर्म्स में रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। IMF का मेरे ख्याल से अंदाज़ा ये था कि
FBR का टारगेट एम्बिशियस ज़रूर होना चाहिए और साथ साथ रिफॉर्म्स जो हैं वो तकरीबन 700 अरब के लगभग होने चाहिए। ये शायद हमें नज़र नहीं आया है। दूसरी तरफ जो बात परेशान कुन है वो ये कि वाज़े तौर पर लग रहा है कि हुकूमत ने तय कर लिया है कि हम इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को तब्दील करके वापस 21% से कम ले आएंगे, इसलिए कि उन्होंने जो बजट किया है सरे सूद की पेमेंट वो 7.3 ट्रिलियन रुपीस है, जबकि IMF का एस्टिमेट शायद 8.5 ट्रिलियन रुपीस था अगर आप 21% कम से कम पे अगले साल इंटरेस्ट रेट को कायम रखते। तो 2-3 एरियाज ऐसे हैं। फिर छोटा सा एक मसला ये भी है कि आपने एक तरह से फॉरेन जो मनी आना है पाकिस्तान में $1 लाख के ऊपर, उस पे आपने एक तरह से एमनेस्टी दिया है। देखिए वाज़े तौर पर स्टाफ एग्रीमेंट जो हुआ था पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट लिख के दिया था IMF को सितंबर में, उसमें वाज़े तौर पर ये मेंशन किया था कि नो फ्यूचर टैक्स एमनेस्टी। तो अब ये बात भी, इसमें भी कुछ मेरे ख्याल से डिसएग्रीमेंट हो सकता है। और डॉक्टर पाशा साहब, एक बात तो इसहाक साहब बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा है कि प्लान बी भी हमारे पास है, और अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पहले प्रोग्राम में उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात की। उन्होंने कहा कोई हेयर कट नहीं होगा, हम कोई कंसेशन नहीं लेने जा रहे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी पेमेंट थोड़ी ताखीर से हो जाएगी तो पाकिस्तान को इसमें स्पेस मिल जाएगी। आपको लगता है कि ये कदम जो हम उठाने जा रहे हैं ये दुरुस्त सिमत में है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ा पैनिक फैल जाएगा मार्केट्स में। यकीनन देखिए, ये आमतौर पर स्टेप उस वक्त लिया जाता है जब एक मुल्क जिस तरह श्रीलंका है वाज़े तौर पर दिवालिया कर चुका होगा। इन एंटिसिपेशन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, मगर एक स्पेशल सिचुएशन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये है कि जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे बायलैटरल डेट का वो चाइना के साथ, और चाइना ने अभी तक हमारा अल्लाह के फजल से बहुत साथ दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कमर्शियल बैंक लोन को भी रोल ओवर कर दिया उन्होंने। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की बायलैटरल बेसिस पर, विदाउट रिफरिंग टू इट नेसेसरीली एज पोस्ट डिफॉल्ट, पाकिस्तान एज ए फ्रेंडली कंट्री चाइना के साथ मिलकर बातचीत करे और कुछ इस तरह से डेट रीस्ट्रक्चरिंग, कम से कम एक कंपोनेंट जो बायलैटरल डेट का है वो हासिल करने की कोशिश शायद करेगी। सही। तो आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है, पेरिस क्लब हो, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से हो, उनसे हम नहीं निगोशिएट करेंगे, इस हवाले से उनके जो कमिटमेंट्स हैं हम पूरी करेंगे। बायलैटरली उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली चाइना का बड़ा लोन है, तो अगर उनसे ये रीस्ट्रक्चरिंग की जाए तो इसमें कोई बुरा अमल नहीं होगा। ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात है, इसलिए कि एक फ्रेंडली मुल्क है, और आपने देखा कि मुख्तलिफ ओकेजन्स में सऊदी अरेबिया ने रोल ओवर किया है, UAE ने किया है, चाइना ने भी किया है मुख्तलिफ डिपॉजिट्स को। और एक बात आपसे कह दूं कि पेरिस क्लब ने पहले ही हमें कुछ साल पहले, आपको याद होगा, हमारा जो डेट रीशेड्यूलिंग कर दी थी और हमें फ़ायदा मिल चुका है। फिर से हम नामुनासिब होगा उनके पास जाना। और तीसरा ये कि इंटरनेशनल जो नॉर्म्स के तहत मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का लोन जो होता है वो बहुत कंसेशनल होता है, उसका रीपेमेंट पीरियड बहुत लंबा होता है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो होते हैं, तो इसलिए मल्टीलैटरल डेट जो है इज नॉट कंसिडर्ड एज लायबल फॉर डेट रीस्ट्रक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद इस हवाले से मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की माशी हालात पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत यूसुफ नज़र। यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यूसुफ साहब, एक तरफ तो आज दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि IMF का जो 9th रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कड़ी तनकीद की है IMF पे। कहा है कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान को किस्त नहीं मिल सकी, तमाम हमने कंडीशंस मीट कर ली थी फरवरी में, और ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा है कि अपना गोल पोस्ट चेंज किया है IMF ने बार बार, और दूसरे मुमालिक चाहे अर्जेंटीना हो, बांग्लादेश हो, उनको बहुत जल्द रकम मिल गई।
तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कंडीशंस मीट नहीं की इसलिए आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ, या वाकई जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं उसमें वजन है कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान और का आईएमएफ प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है? देखिए, शुक्रिया शहजाद साहब। पहली बात तो ये कि ये बातें बहुत अरसे से चल रही हैं। आईएमएफ ने तो प्रोग्राम हमारा मंजूर कर लिया था जब मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो क्या जियोपॉलिटिक्स जो है चेंज हो गई है इसहाक डार साहब के आने के बाद? क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा मसला है वो एक क्राइसिस है क्रेडिबिलिटी का और कॉम्पिटेंस का। सिर्फ आईएमएफ ही नहीं, आपके जो दोस्त ममालिक हैं जैसे सऊदी अरब या चाइना या यूएई, उनको भी हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या पहली हुकूमत हो इमरान खान की, उन पे कोई एतमाद नहीं है। वरना 5-6 बिलियन डॉलर्स इन 3 ममालिक के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन ममालिक ने जो पैसे नहीं दिए हैं, क्या ये ममालिक भी साजिश का हिस्सा हैं? तो उनकी बात में कोई वज़न नहीं है। ये बातें लोगों को तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए तो शायद मददगार साबित हों, लेकिन हमारे लोग इतने भी सादा नहीं हैं। वो समझते हैं कि क्या हुआ है। तो आईएमएफ के साथ भी यही मसला है कि हम पहले भी जो है कई मरतबा वादे कर चुके हैं और पूरा नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप इस बजट को ले लीजिए। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। बिल्कुल इसको मैं नॉन सीरियस बजट कहूँगा, इसलिए कि इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पाकिस्तान को अगले साल 22 बिलियन डॉलर की जो बैरूनी कर्जे हैं उनकी मद में अदायगियाँ करनी हैं। क्या इस बजट में कोई क्रेडिबल प्लान है कि वो कैसे करेंगे? हरगिज़ नहीं। वो ये कहते हैं कि हम कमर्शियल बैंक से, सुकूक से पैसा उठा लेंगे। इस वक्त जो हालत ये है कि कोई भी बैरूनी बैंक जो है आपको एक पाई देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि उसको आपकी पॉलिसियों पर एतमाद नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बजाय इसके कि वो मलबा डालें आईएमएफ पे और या पिछली हुकूमतों पर, वो खुद अपनी कारकर्दगी को देखें कि जब वो आए थे पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद से क्या हुआ है, और उसकी जिम्मेदारी तो बहरहाल उन्हीं पे आती है। अच्छा यूसुफ साहब, उसमें कुछ अर्सा पहले 2021 के आखिर में शौकत तरीन उस वक्त वजीर ख़जाना थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि अब आईएमएफ का रवैया हमारे साथ बड़ा सख्त होता जा रहा है, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अब अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी फोर्सेस का अफगानिस्तान से इनखला हो चुका था, और अभी और आपको पता है कि आईएमएफ प्रोग्राम में ये बार बार एक मौजू आता रहा है कि चाइना से हमारे कितने लोन्स हैं, उनका पे बैक टाइम क्या है। तो क्या ये मुमकिन है, क्योंकि अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस है आईएमएफ पर, तो वो ये चाहता हो कि हम अपना जो आईएमएफ हमारे जो चाइना पे डिपेंडेंसी है उसको हम कम से कम करें? देखिए, अमेरिका की जो वोटिंग पावर है आईएमएफ में सिर्फ वो 14% है। अमेरिका डज नॉट कंट्रोल द आईएमएफ। ये पाकिस्तान में बड़े लोगों को गलतफहमी है। उसकी वजह नावाकफियत है, या फिर वो जानबूझ के तवज्जो हटाना चाहते हैं अपनी नाअहलियत से। इस तरह से तो चाइना ने श्रीलंका को भी कर्जे दिए थे और भी अफ्रीकी ममालिक को दिए हैं, उनके साथ तो मामले हैं, तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हुए? तो ये कहना तो बेकार की बात है। दूसरी बात ये कि आईएमएफ से आप एक तरफ रखिए, आपको क्या सऊदी अरब जो है, चीन जो है, वो आपके दुश्मन है, वो क्यों नहीं मदद कर रहे? उन्होंने तो 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को देने का कमिटमेंट दे दिया। मैं जो जानता हूं, जो सऊदी हलकों से भी और चाइनीज हलकों से भी, वो सब इस बात की शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत में उनको एतमाद नहीं है, क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है, कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम है। ये आज से नहीं, कई साल से है। मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जो थी इमरान खान साहब के वक्त से ही शुरू हो गई थी। तो मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि हम ये देखें कि जिस तरह से हम चला रहे हैं मामलात को, बात सिर्फ आईएमएफ की नहीं है, बात सिर्फ बजट की नहीं है, ये पूरा निज़ाम जो है ये फेल हो चुका है। मैं इस पर आता हूँ नज़र साहब, क्योंकि आपने इस पर ट्वीट भी किया है अब से कुछ देर पहले, लेकिन पहले मुझे ये बताइएगा कि इस बजट में जो उन्होंने रकम रखी हुई है कि कमर्शियल बैंक से 3 बिलियन डॉलर, सुकूक और यूरो बॉन्ड्स के जरिए 1.5 बिलियन डॉलर अगले साल पाकिस्तान को मिलेंगे, आपको ये नज़र होता हुआ नहीं यार? आप कह रहे हैं कि बैंक्स इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को फंड करने में, लेकिन अगर आईएमएफ आ जाए तो आसानी हो जाएगी ना पाकिस्तान के लिए? फिर देखिए, आईएमएफ आ जाए तब ना। आईएमएफ ने, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके प्रोग्राम रिवाइव कर लिया था। तो वो क्यों डिरेल हो गया? वो इसलिए हुआ कि इसहाक डार साहब ने ऐसी बातें की कि नहीं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, रुपए की कीमत
ऐसी है। अव्वल तो मुझे पता नहीं कि इसाक डार साहब को क्या ऑब्सेशन है रुपए की वैल्यू के साथ। मसला रुपए की वैल्यू नहीं है, सबसे बड़ा जो मसला है IMF को वो है आपका डेफिसिट। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट और बैरूनी कर्जों की अदायगियां और फिर अंदरूनी मुल्क जो खर्चे हैं उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये करके बताइए ना। लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना खराब है, हम बार बार जो है वादे करते हैं फिर उस पर जो है अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। तो अब एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट अच्छा, है। दो बातें इसाक डार साहब ने की है। एक तो ये जो बैरूनी कर्जा $130 बिलियन का है, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान एक सॉल्वेंट मुल्क है, हमारे पास खरबों डॉलर्स के असासे मौजूद हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। ये तो एक बहुत ही मजाकखेज बात है। खरबों डॉलर के एसेट्स कहाँ हैं? अगर होते तो अब तक जो है वो $130 बिलियन जो है तो वो उनके मुंह पे मारते। मतलब इस पे तो मैं मुस्कुरा ही सकता हूँ। ये इस बात में कोई वजन नहीं है, ये बिल्कुल बेमानी बात है। हाँ, अहम बात यह कि अगर असासे है भी और हमारे पास ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि सरकारी कंपनीज हैं, मुनाफा बख्श भी नहीं है, नुकसान में, उनको भी हमने प्राइवेटाइज नहीं किया है। लेकिन एक और अहम बात अब वो जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमें डेट रीस्ट्रक्चर करना है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के नहीं, लेकिन जो बायलैटरल हैं, दोस्त ममालिक से हैं, हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो तो वैसे ही रोल ओवर हो जाते हैं। तो गालिबन इशारा चाइना की तरफ है कि उनसे हमारा जो बायलैटरल लोन है उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। आपके ख्याल में कम से कम ये कदम दुरुस्त सिमत में है या इससे पैनिक होगा? क्योंकि कुछ ट्वीट्स अब लोगों के ये भी आ रही हैं कि इस रीस्ट्रक्चर की वजह से IMF और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके कान खड़े हो जाएंगे, वहां पे पैनिक हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही जिस तरीके से उन्होंने इस बात को उठाया है, एक बहुत ही नॉन सीरियस बात है, बहुत गैर दानिशमंदाना बात है। रीस्ट्रक्चरिंग की बात जो है उसका मतलब ये है इन प्रैक्टिकली कि आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त पे जितने हमें कर्जे देने हैं वो उस वक्त पे हम देने की पोजीशन में नहीं है। अगर हम 5 साल में देना थे तो अब हम 10 साल में दे सकते हैं, ये मतलब है जी। और ये बात जो इतनी लाइटली नहीं की जाती। अगर कह रहे हैं कि हम इसको बजट के बाद जो है हम इस पे काम करना शुरू करेंगे, तो भाई अब तक क्या हो रहा था? और जबकि लोग काफी अरसे से, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कह रहे थे कि आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, जो श्रीलंका ने की, चाइना के साथ भी और इंडिया के साथ भी। लेकिन आप अभी तक क्या कर रहे थे? और बजट का हाल ये आप देख लीजिए कि आमतौर पे बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे पूरे उसके डिटेल्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं। शहजाद साहब, आप जाके देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे, सिवाय जो उनकी तकरीर है उसके अलावा कोई डिटेल जो है अकाउंट नहीं है एक्सपेंडिचर्स का, और दूसरे जो आम तौर पे हर साल बजट के वक्त प्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर इतनी गैर संजीदगी से हम चीजों को ले रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी क्या है? सही। आप किस तरह कह सकते हैं कि जो बात कह रहे हैं उस पे वो आप उसको सीरियसली ले सकते हैं? यूसुफ साहब, अब मैं जरा आपके ट्वीट पर आता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में भी आपने कहा कि मसला सिर्फ इस बजट का या मौजूदा हुकूमत का नहीं है, ये निजाम जो है ये गल सड़ गया, ये नहीं चल सकता। और आपने अपने ट्वीट में भी ये कहा है कि एक तो आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, फिर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ा डैमेज किया और जो मौजूदा सेटअप है उसने उसमें इजाफा किया है। आगे आप ये लिख रहे हैं कि आयरॉनिकली एंड सैडली आई थिंक इट वुड बी बेटर टू हैव अ कैबिनेट ऑफ एक्सपर्ट्स एट द फेडरल लेवल फॉर एन अनलिमिटेड टाइम, यानी कि एक्सपर्ट्स की हुकूमत हो अनलिमिटेड टाइम के लिए। अब माजी में तो मैंने आपके ट्वीट्स देखे हैं, आप जो है जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन अब आपको क्यों लगता है कि सियासतदान और जमहूरियत मसले का हल नहीं है? आपको एक ऐसी हुकूमत चाहिए होगी जो कि एक्सपर्ट्स की हो और वो मसाइल से निकाले पाकिस्तान को। क्यों लगता है आपको ये? देखिए, जो मौजूदा जमातें थी उनका तो क्लेम टू फेम यही था कि हम चार्टर और डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो वो ना तो डेमोक्रेसी को सेव कर पाए ना मईशत को। जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, उन्होंने जो हशर किया डेमोक्रेसी का और मईशत का वो हम सबको पता है। मुझे यकीनन मुझे एहसास है इस बात का कि काफ़ी हलकों में वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन मसला पॉपुलैरिटी का नहीं है, मसला क्रेडिबिलिटी का है, मसला कॉम्पिटेंस का है, मसला परफॉर्मेंस का है। इन तीनों चीज़ों पे ये दोनों जो हैं साइड्स जो हैं, चाहे वो PTM की हो चाहे वो PTI की हो, ये टेरिबली फेल हो चुकी है। जो एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट PTI का किया गया था, वो लोग जो उन्होंने किया था वो तो खर्च चले गए। अब देखिए, अगर मुल्क की मईशत नहीं बचेगी, मुल्क नहीं बचेगा, तो फिर आपके पास रहेगा क्या? आप निज़ाम को क्या अचार डालेंगे? और मुझे बड़ी तकलीफ से कहना पड़ रहा है, मैंने सारी उम्र अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से ये कहा है कि हमें डेमोक्रेसी पे यकीन रखना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेसी पे काम करने के लिए तैयारी ना हो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आप अवाम के मफादात में काम करें। अगर लोग अवाम के मफाद में काम करने के बजाय
मखसूस तबकों और अशराफिया के दाद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम करे, तो फिर तो बात ऐसे नहीं बन सकती। लेकिन यूसुफ साहब, ये एक्सपेरिमेंट भी तो हम कर चुके हैं ना, टेक्नोक्रेट्स का, एक्सपर्ट्स का, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कभी एनर्जी मिनिस्ट्री में, तमाम इंपॉर्टेंट वजारतों में हम ये एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, वो भी कामयाब तो नहीं हुए कभी। नहीं, मैं एक्सपर्ट्स को कोई पार्ट टाइम या पीस में लेने की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको एक मिसाल दूं, बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे और मुझसे शायद नाराज भी हों। आप साउथ कोरिया की मिसाल ले लीजिए, वहां भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है और ताइवान में भी, और बहुत अरसे तक रही है, लेकिन वहां यह काम किया गया कि लोगों के मफादात के लिए काम किए गए और उसने आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी के लिए राह हमवार की। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी ना रही है ना डिक्टेटरशिप, हमारे यहाँ आधा तीतर आधा बटेर, ऐसे काम नहीं चल सकता। हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की तारीख का संगीन तरीन बहरान है 71 के बाद। खुदा के वास्ते ये जो चीज़ें हैं कि माजी में ये हुआ था नहीं हुआ था, इसको आप एक तरफ हटाइए, इसलिए कि माजी में तो हमेशा ये रहा है। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन उन्होंने फिर वही जो पुराने जो रिजेक्टेड लोग थे उन्हीं को लाके आगे बिठा दिया। आप ये ना कीजिए। ये हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, मैं चाहता हूँ वी नीड अ क्लीन ब्रेक। अगर क्लीन ब्रेक आप नहीं करेंगे तो फिर हम ये जो मसाइल हैं, हम इसका पिछले साल भी डिस्कस कर रहे थे, आज भी डिस्कस कर रहे हैं और अगले साल भी डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ नजर साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। इसके बाद वेलकम बैक। कराची की सियासत में मुसलसल हंगामा खेजी जारी है। पहले लोकल बॉडीज के कानून पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाजा जारी रहा, उसके बाद लोकल बॉडीज इलेक्शन में ताखीर तनाजे की वजह बना रहा, फिर इलेक्शन में धांधली और अब मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कशीदगी की वजह बना हुआ है। कराची के मेयरशिप के लिए वोटिंग में अब सिर्फ 4 रोज बाकी हैं, लेकिन पार्टी नंबर सामने आने के बावजूद अभी तक ये वाज़ेह तौर पर कहा नहीं जा सकता कि कराची के अगले मेयर जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान होंगे या पीपल्स पार्टी नंबर्स मैनेज करके मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी। कराची मेयरशिप के लिए जुमेरात को कराची में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग होगी और इस वक्त केएमसी का हाउस 367 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन एक नशिस्त का मामला अदालत में होने की वजह से 366 का ऐवान मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब करेगा और किसी भी उम्मीदवार को मेयर बनने के लिए 184 अरकान की हिमायत हासिल करना होगी। और अहम बात यह है कि इस वक्त ऐवान में पीपल्स पार्टी की 155, जमात इस्लामी की 130, तहरीक इंसाफ की 63, मुस्लिम लीग की 13 और JUI की 4 और TLP की 1 नशिस्त है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन की सपोर्ट के बाद उन्हें 193 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 173 अरकान की हिमायत का दावा किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि PTI के कई अराकीन हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे, इसलिए अब देखना होगा कि जुमेरात को PTI के 63 अराकीन में से कितने लोग हाफिज नईमुर रहमान को वोट देंगे और कितने वोटिंग से गैर हाजिर या मुखालफत में वोट डालेंगे, क्योंकि अमीर जमात इस्लामी का ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक कम से कम 6 चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा को या गिरफ्तार किया गया है या वो गुमशुदा हैं। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब और बात करेंगे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के बाद आपकी जो तादाद है चेयरमैन की वो 193 हो जाएगी, जबकि मेयर इलेक्शन जीतने के लिए आपको 184 चाहिए। और आप ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं या जो लोग आपसे रब्ता करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या गुमशुदा कर दिया जाता है, और हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन को खरीद भी रही है। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने यह कहा है कि जो गिरफ्तार अराकीन हैं उनको पेश किया जाएगा, वो वोट भी देंगे। और दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि PTI तो वैसे ही तितर बितर हो रही है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पार्टीज में जा रहे हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो कि इस्तेकाम पार्टी में जा चुके हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर कुछ और चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी में चले जाएं। अच्छा ठीक है, वो कह सकते हैं ये बात, और ये पार्टियां इसी तरह से बनती हैं और इधर से लोग इधर आ जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ हो रहा है इलेक्शन और एक पार्टी उसके सरबराह ने, उसके चेयरमैन ने हमारी हिमायत का ऐलान किया है। तो जब हमारी हिमायत का ऐलान किया है तो जितने मुंतखब लोग हैं वो पाबंद हैं कि वो हमें वोट दें। अगर वो वोट नहीं देंगे तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, वो नहीं आएंगे तो वो लेटर जारी कर रहे हैं उस पर भी डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। और अगर इनको प्रोड्यूस कर दिया गया
और इन्होंने पीपल्स पार्टी के हक में वोट डाला तो भी डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और वोट काउंट नहीं होगा। ये लोग ये मंसूबा बना रहे थे कि वोट काउंट हो जाएगा और बाद में आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर आज इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, दे दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि सीट भी जाएगी और वोट भी काउंट नहीं होगा। तो हमने कानूनी तकाजे सारे पूरे किए हैं, लेकिन ये तो वाज़ेह रियाजी के तकाजे पूरे नहीं कर रहा है, जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं कर रहा है। इनको तस्लीम कर लेना चाहिए। देखें शहजाद, जब हम इनसे ये कह रहे थे कि हमारे वोट ज़्यादा हैं, तो इन्होंने कहा वोटों का मसला नहीं होता, सीटों का होता है। ठीक है, आपने हल्का बंदी अपनी पसंद की थी, जहां हम 1 यूसी जीते हैं उतने वोटों में आप 4 यूसियां जीते हैं। हमने फिर भी आपका मुकाबला किया, आप इलेक्शन कराना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद इन्होंने हमारी सीटों पे कब्जा किया, उसके बाद इन्होंने हमें उस पर हरवाया रिकाउंटिंग में। फिर भी जो है ये कहते थे अब तो हमारी सीटें बढ़ गई। अब जब वो अपने इत्तेहादियों के साथ एक नंबर पर आ गए और हम अपने इत्तेहादी के साथ एक नंबर पर आ गए, तो उसके बाद अब क्या रह गया? अब वोटों में हमारे 9 लाख वोट, पीपल्स पार्टी के 3 लाख वोट, उनके सारे लोगों को मिला लो तो 3.5 लाख। ठीक है, सीटों में हम 193, वो 173, अगर सब मिल जाएं। अभी तो नून लीग से। लेकिन नईम साहब ये बताइए कि अगर 63 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, तो कितने लोगों ने आपको यकीन दहानी का, आप भी लोगों से राब्ते में हैं, पीटीआई के चेयरमैन ने तो कह दिया, लेकिन आपको क्या मुकम्मल ये एतमाद है कि जो 63 चेयरमैन है वो आप ही को वोट करेंगे? और इसमें से जेल में कितने हैं, अरेस्टेड कितने हैं इस वक्त? 4 लोग अरेस्टेड हैं, जिनके लिए सिंध हाई कोर्ट ने, देखें हमें कहां लड़ना पड़ रहा है। सीधे सादी जमहूरियत में हमें क्या करना पड़ रहा है? हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, फिर सिंध हुकूमत में पिटीशन फाइल की और सिंध हाई कोर्ट ने वहां पर फैसला दिया कि इन सब को पेश किया जाए। उसमें भी डंडी मार रहे थे ये लोग और एक आध को मजीद गायब कर रहे थे उसमें से, लेकिन उन्होंने 15 मिनट का वक्त दिया कि 15 मिनट में आप बताएं कि फिरदौस नकवी कहां है। बहरहाल अब वो 4 को तो ये प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोडक्शन आर्डर उनका देंगे, लेकिन वो लोग कि जो गायब हो रहे हैं, ये कहते हैं कि लोग अपनी मर्जी से गायब हो रहे हैं। मुझे आप ये बताएं शहजाद कि जब इलेक्शन बिल्कुल करीब हो, एक आदमी अपने वोटों से मुंतखब होकर, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया हो, वो अपनी मर्जी से कैसे मेयर के इंतखाब में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? उसकी 2 ही सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि उसको खरीदा जा रहा है, दूसरा ये कि उसको लापता कर दिया गया है। दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी ही ये काम कर रही है ना, तो क्या खरीदना जायज हो जाएगा या लापता करना जायज हो जाएगा? क्यों कोई उठ के चला जाएगा और अपने घर को छोड़ देगा और फिर वो अचानक 15 तारीख को नमूदार होगा या फिर नहीं होगा? इसका मतलब अच्छा, लेकिन नईम साहब लापता हो रहे हैं या फिर गायब हैं और भागे हुए हैं? क्योंकि ऐसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में लीडरशिप भी जो है, जो इस वक्त अरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो भागे हुए हैं, वो गायब है, अरेस्ट से बचना चाहते हैं। तो ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं। लोग भी हैं कि जो अरेस्ट से बचना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत छापे मारे, इन्होंने घर वालों को तंग किया, उन्होंने लोगों को जो है वो कहीं का भी नहीं रहने दिया। अब देखिए, उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो नॉमिनेटेड थे, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि जिसको पकड़ते हैं उसको नॉमिनेट कर देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो डरा भी रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं, लापता भी कर रहे हैं, घरों पे नहीं रहने दे रहे। ये कौन सी जमहूरियत है? आपको मरना था भाई, मैंने तो कहा भाई आप मुझे ही पकड़ लें, अंदर कर दें, लापता कर दें और जीत जाएं। अगर आपको इतना ही इसी तरह से जो है वो मेयर बनाना है। नईम साहब, इसका मतलब ये है कि जो 63 अराकीन है, तमाम से आप राब्ते में नहीं हो, तमाम ने अब तक यकीन दहानी नहीं करवाई है? शहजाद, हम राब्ते में हैं और बड़ी तादाद में राब्ते में हैं। देखें, अगर उन्होंने किया, अब ये बात उनकी लीडरशिप ने भी, उनकी तरफ से भी एक नोटिस चला गया है सारे लोगों को कि उनको प्रोड्यूस किया तो उन्हें हमें वोट देना पड़ेगा, वरना उनकी सीट भी जाएगी, वोट भी काउंट नहीं होगा, और जो लापता होंगे उनकी सीट भी जाएगी। अब लापता है तो अब हम कल फिर जा रहे हैं कोर्ट में, और हम कोर्ट से ये इस्तदा करेंगे कि जो लापता है उनको प्रोड्यूस करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। चाहे बंदा भाई इसी शहर में रहता है ना, इंसान है ना, तो हुकूमत का जो पूरा नेटवर्क है, पूरी हुकूमत के इदारे होते हैं, पुलिस होती है, तो वो उसको इस्तेमाल करे और लेकर आए। तो अच्छा, अब नईम साहब, जो आप डिफेक्शन लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये कानून पढ़ा है, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि वोट देंगे और अगर पार्टी से डिफेक्ट किया तो फिर उनकी वो सीट चली जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं वोट गिना भी नहीं जाएगा। तो ये क्या जो 63A की तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? क्योंकि ये कानून उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ लगता है। दूसरा, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वाजे किया था जो पार्लिमानी लीडर है उसके अहकामात होंगे, पार्टी चेयरमैन के नहीं होंगे। तो यहाँ पे पार्लिमानी लीडर कौन है? क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये कानून और जो आइन है प्रोविंशियल असेंबली के लिए या फिर नेशनल असेंबली के लिए, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ लगता है। देखिए, डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। एक बात तो ये है कि ये चूंकि डिपिक्ट करेगा पूरा का पूरा वही कानून के जो ऊपर का कानून है, नीचे के कानून को वो जो है वो प्रिवेल ऊपर वाला करता है। दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत वाज़ेह है, उसमें लिखा हुआ मैंने खुद पढ़ा है और अब ये तो हमने सबमिट करा दिया इलेक्शन कमीशन में आज, और वो ये है कि उसमें उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3 बात ये है कि पार्लिमानी ग्रुप की जो बात की गई है, मसला ही ये है कि इस वक्त उनकी लीडरशिप से जो हमारी बात चल रही है वो ये है
कि वो अगर आज एक पार्लिमानी बंदे को नामजद करेंगे वो इसको उठा लेंगे। इस कदर फिस्काइयत है, इस कदर फाशिज्म है, जमहूरियत का नाम लेते हैं और पूरी हुकूमती ताकत को इस्तेमाल करते हैं। तो आप बताएं कि इसलिए वो इस पर वो कहेंगे एन वक्त पे अपना जो है वो अनाउंस करेंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग से करेंगे और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। जबरन अगर इन्होंने मुसल्लत होकर ये इलेक्शन जीतने की कोशिश की तो उसको हर जगह चैलेंज किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान के लोगों को हम पुश पर खड़ा करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है यार कि अवाम के मैंडेट को कुचल दो। 70 में आपने मैंडेट नहीं मारा, मुल्क तोड़ दिया। 162 सीटें थी अवामी लीग की, आपने कहा जो ढाका जाएगा हम बहुत बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के मेयर के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा पीटीआई के इत्तेहाद मिलाकर 193 का नंबर हमारे पास है, यानी कि 184 नंबर हम आसानी से क्रॉस कर लेंगे। लेकिन मसला यह है कि पीपल्स पार्टी या तो लोगों को डरा रही है, उनको लापता कर रही है, या उनको खरीद रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और उस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के जो अलायंस का नंबर है वो कम करें और पीपल्स पार्टी अपना मेयर लेकर आए। देखिए शहजाद, मैं समझता हूँ कि हाफिज नईम साहब को मलका हासिल है प्रोपेगेंडा करने में, क्योंकि काम वाम करने में तो बिलीव नहीं करते। बातें कर सकते हैं तो बातें हर तरह की हो सकती हैं। मैं बड़ा बुनियादी सवाल ये पूछता हूँ कि जमात इस्लामी का पार्लिमानी पार्टी पीटीआई के साथ जिस दिन इत्तेहाद हो जाता है उस दिन हम भी फैसला कर लेंगे किसके पास कितने नंबर हैं। इमरान खान साहब की क्या एग्जिस्टेंस है, क्या एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी आज एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के अराकीन काउंसिल इलेक्ट होके आए हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी तश्कील हो जाएगी। वो पार्लिमानी पार्टी बैठ के फैसला कर लेगी कि आया उनको हाफिज साहब को वोट देना है नहीं देना। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो पीटीआई के अराकीन थे उनकी जमात इस्लामी के साथ सख्त इख्तलाफात हैं, बहुत सारी रिजर्वेशन हैं। जमात इस्लामी के लीडरान ने उनके खिलाफ उल्टा केसेस फाइल किए हुए हैं। और जब नईमुर रहमान साहब ने पिछले दिनों इजलास मुनक्किद करने की कोशिश की थी जिसमें उन्होंने जमात इस्लामी के साथ पीटीआई के अराकीन को बुलाया, तो वहाँ पर पीटीआई के अराकीन नहीं पहुँचे। अब ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम डरा रहे हैं, हम अरेस्ट कर रहे हैं, 9 मई का वाकया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत ने नहीं किया था। कानून शिकनी हुई, कानून को तोड़ा गया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। कोई तकरीबन 3 उनके काउंसिल के अराकीन है जो इस वक्त हिरासत में हैं क्योंकि उनके खिलाफ FIR कटी। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इलेक्शन के दिन उस अराकीन असेंबली को काउंसिल में पेश किया जाएगा। अब आया वो शख्स नईमुर रहमान साहब को वोट देता है नहीं देता, इसका फैसला मुझे नहीं करना, वो फैसला वो शख्स करेगा। नईमुर रहमान साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा कि वो 3 लोग आएंगे और वो वोट देंगे, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी होंगे। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब तो यही इल्जाम लगा रहे हैं ना, जिसका आप इशारा भी दे रहे हैं कि वो किसको वोट, मैं सवाल अगर मुकम्मल करूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि वो उनके हक में वोट दें। और अगर ये 3 लोग आते हैं वोट देने के लिए और शो ऑफ हैंड्स में पता चलता है पीपल्स पार्टी को वोट दिया, तो फिर ये इल्जाम तो उनका जो है उसको मजीद तकवीत मिलेगी ना कि आप लोगों ने गिरफ्तार किया और उनके हक में, आपके हक में उन्होंने वोट दे दिया। पहली चीज तो ये, मैं उन 3 लोगों के बारे में कोई बात कर नहीं सकता हूँ बिकॉज मेरी उनसे कोई इंटरेक्शन है ही, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज ये 15 मई आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, वो पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी ना। ये नईमुर रहमान साहब कौन होते हैं कि वो पीटीआई के अराकीन के लिए फैसला करेंगे कि बताइए आप किसके लिए वोट देंगे, या वो पीपल्स पार्टी के अराकीन के लिए फैसला करेंगे। शहजाद, बड़ी मुश्किल से शहर के अमन को रिस्टोर किया गया है। अब ये नहीं हो सकता कोई शख्स अपनी अना की खातिर इस शहर को वापस भेज चढ़ाए। हमने बड़ा बुरा वक्त इस शहर के अंदर देखा है, बुरा वक्त गुजर चुका है। लेकिन मुर्तजा साहब, ये आप पार्लिमानी पार्टी पे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पीटीआई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया है जिससे ये हमें मालूम चल सके कि पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती है। और दूसरा, जो कानून है उसमें भी तो ये कहीं मेंशन नहीं किया गया ना कि पार्लिमानी पार्टी करना है कि इत्तेहाद होगा, किस उनकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ तो पीटीआई के चेयरमैन ने कह दिया है कि उनका इत्तेहाद है जमात इस्लामी के साथ। शहजाद, मैं इसमें बड़ा आसान आपको मिसाल दूंगा और वो मिसाल है पंजाब असेंबली के इंतखाबात की। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के टाइम पे, वज़ीर आला के इंतखाबात के टाइम पे चौधरी शहजाद हुसैन जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के सदर थे, उन्होंने डायरेक्शन दी अपने 10 MPs को कि आप वोट देंगे नून लीग के उम्मीदवार को, यानी कि हमजा शहबाज को। और जो उनके पार्लिमानी लीडर थे चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम पीटीआई का साथ देंगे। जब मामला अदालत में गया, ये एक मुहिम चीज थी, जब मामला अदालत में गया तो अदालत ने फैसला ये किया कि पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करेगी।
तो एज फार एज द लॉ ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, जिसको सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसला सादिर फरमा चुकी है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। हाफिज नईम साहब ने अभी हमारे प्रोग्राम में ये कहा है कि वो तो खुद उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास लेके गए कि डिफेक्शन की सूरत में एक तो डीसीड भी होगा शख्स और उसका वोट काउंट भी नहीं होगा, यानी कि 4 साल के लिए वो इलेक्ट भी नहीं वो हो सकता, और दूसरा वो उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा। वो कह रहे हैं खुद हम इस फैसले को लेके गए हैं, लेकिन अहम मामला ये है जमात इस्लामी। शहजाद साहब देखिए, नईम उर रहमान साहब तो अपने आप को मेयर बनाने के लिए उनको जहां जाने की जरूरत है वो जा सकते हैं और वो जाने की कोशिश करें, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो आपके सामने वो बात कर रहा हूँ कि आज के मौजूदा कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो पार्लिमानी पार्टी के हक में किया था। अब नईम उर रहमान साहब अगर ये कहते हैं कि पीटीआई के जो अरकान असेंबली में उनके साथ हैं, तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लें, वो अपने 193 बंदे पूरा बड़ा क्लियर है ना पार्लिमानी पार्टी किसको कहते हैं सूबे के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन लोकल बॉडी में पार्लिमानी पार्टी किसको कहेंगे? जो सिंध में इनकी पार्लिमानी पार्टी है, सिंध असेंबली में वो पार्लिमानी पार्टी है। देखिए, पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में एक डिफरेंस है। जी पॉलिटिकल पार्टी होती है सियासी जमात। मुर्तज़ा साहब, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, सुने ना, मुझे सुन तो लें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो कानून के मुताबिक आर्टिकल 17 के तहत एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको आप सियासी जमात कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होती है। उसी सियासी जमात जो है वो अपनी मुख्तलिफ असेंबलियों के अंदर अरकान खड़ी करती है। उस असेंबली की, हर असेंबली की अपनी पार्लिमानी पार्टी होती है, यानी कि पीटीआई की पंजाब असेंबली में एक पार्लिमानी पार्टी है, कौमी असेंबली में एक पार्लिमानी पार्टी है, सेनेट में एक पार्लिमानी पार्टी है। उसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट में उनकी कराची के अंदर एक पार्लिमानी पार्टी होगी, टाउन के अंदर एक और पार्लिमानी पार्टी होगी, आपके हैदराबाद के अंदर एक मुख्तलिफ पार्लिमानी पार्टी होगी। मैं इसको जरा क्लियर कर दें मुझे, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की लोकल बॉडीज में पार्लिमानी लीडर कौन है आपका? आज पार्टी ने टिकट मुझे अनाउंस कर दिया है, मैं उनका उम्मीदवार हूं। हमारा इजलास मुनक्किद होगा 15 तारीख के इलेक्शन से पहले। आप उम्मीदवार हैं, पार्लिमानी पार्टी का लीडर कौन है लोकल बॉडी की सतह पे पीपल्स पार्टी का? ये तय किया जाता है ना, जब पार्लिमानी पार्टी बैठती है, जब पहला इजलास हमारा मुनक्किद होगा, उस इजलास में बैठेंगे, तय करेंगे। तो इजलास में तो फिर पीटीआई भी फैसला कर लेगी कि उनका पार्लिमानी लीडर कौन है लोकल बॉडी में, और वो इत्तेहाद का ऐलान कर देगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो करने दें उनको। वो फैसला नईम उर रहमान साहब तो नहीं करेंगे ना। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, मुराद अली शाह साहब जो है ना, वो पार्लिमानी लीडर है पीपल्स पार्टी के सिंध असेंबली में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं है। मुझे सूबाई लेवल तक तो पता है, मैं लोकल बॉडीज की सतह पे पूछ रहा हूं। जैसे आप कह रहे हैं अभी तक पीपल्स पार्टी का भी लोकल बॉडीज की सतह पे कोई पार्लिमानी लीडर नहीं है। जी, जब हमारी पार्लिमानी पार्टी तश्कील होगी, हम जाएंगे 15 तारीख के इलेक्शन से पहले तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी डिसाइड कर ले कि लोकल बॉडी सतह पे उनका पार्लिमानी लीडर कौन है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या डिफेक्शन? फिर अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर डिफेक्शन की सूरत में क्या वोट गिना भी नहीं जाएगा? इसको ब्रेक डाउन कर दे दो चीजों में। पहली चीज तो ये है कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जिस दिन पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी आएगी, वो फैसला करेगी उसका पार्लिमानी लीडर कौन है, वो डायरेक्शन देगा। जब वो डायरेक्शन दे देगा, उस डायरेक्शन को फॉलो करना हर रुकन को जरूरी होगा। तो एक बार वो पार्लिमानी पार्टी बन जाए, उसका पार्लिमानी लीडर बन जाए, वो डायरेक्शन दे दे, उसके बाद फैसला हो जाएगा। मेरे पास जो इत्तलात हैं वो 9 मई से पहले की भी हैं कि पीटीआई के जो असेंबली के अरकान थे वो नहीं चाहते थे कि वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करें। वो सख्त मुखालिफ थे जमात इस्लामी के इत्तेहाद के साथ, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लोग जो हैं वो जमात इस्लामी को वोट नहीं डालेंगे। एक और बात जो आप मुसलसल करें मुर्तज़ा साहब, वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी का कराची में मेयर होगा, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत में भी आपसे स्टेक होल्डर्स है, तो बड़ा आसान हो जाएगा काम करने में, क्योंकि माजी में इख्तियारात का मसला चलता रहे। तो ये तो इस बात को इंडोर्स नहीं करता जो वसीम अख्तर साहब भी कहते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से था, सूबे में उनकी हुकूमत नहीं थी, पीपल्स पार्टी की थी, इसलिए उनको इख्तियारात नहीं दिए गए। और अब यही आप कह रहे हैं कि शायद अगर जमात इस्लामी का भी मेयर होगा तो उसको भी दुश्वारियां होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। होना तो ये नहीं चाहिए, अगर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको भी वही इख्तियारात, वही वसाइल मिलने चाहिए, चाहे सूबे में किसी की भी हुकूमत हो। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन आपके सवाल में एक डिफेक्ट है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वफाक के साथ इत्तेहादी थी, अगर आपको याद हो, और उनका इत्तेहाद का ये हाल था कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कराची की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं दिया, उनके मेयर को कुछ नहीं दिया। अली जैदी साहब पीटीआई के वजीर थे, बहरी उमूर के, वसीम अख्तर साहब मेयर थे। केपीटी के जो वाजिबात थे ना केएमसी की तरफ, वो भी उन्होंने पे नहीं किए। लेकिन जब मुर्तज़ा वहाब केएमसी में मौजूद था और फैसल सब्जवारी केपीटी का मिनिस्टर था, तो उसने केएमसी के वाजिबात को रिकवर कराया और केएमसी के अकाउंट में वो पैसे आए। लेकिन जो कभी कभार आप मेरी बात सुनिए शहजाद साहब, आपको अपने इख्तियारात को समझना होता है। मैं आज भी कहता हूं कि नईम उर रहमान साहब कहीं पर ये बात नहीं करे
कि कराची को क्या मसाइल दरपेश है और मसाइल हल कैसे होंगे, उनका एजेंडा कैसे है कि कैसे लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि मैं हूं मेयर, मैं हूं मेयर, मैं हूं मेयर। हाँ, लेकिन मुर्तज़ा साहब अगर नंबर गेम में वो आगे हो जाते हैं और वो मेयर इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप कम से कम ये यकीन दहानी तो करवाएं ना कि बेशक उनकी हुकूमत नहीं है सूबे में, बेशक उनकी हुकूमत वफाक में नहीं है, तब भी कानून के मुताबिक जो इख्तियारात और वसाइल का वादा किया गया है वो मिलेंगे उनको। एब्सोल्युटली, मैं आपको ये चीज बरमला कहता हूँ कि अगर हाफिज नईम और रहमान साहब के नंबर पूरे हैं ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके इख्तिदार में रोड़े नहीं अटकाएगी। हम चाहते हैं कराची के मसाइल हल हो, लेकिन नईम और रहमान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनके नंबर अगर पूरे नहीं होते और पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हैं तो खुदारा वो फिर पीपल्स पार्टी के मामलात में रोड़े ना अटकाएं और इस शहर को चलने दें, अपने पैरों पर खड़ा होने दें, जिस तरह के कराची वालों ने हमें वोट देकर इस नीयत से भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ। मज़ीद आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।